अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं दोस्तों? मैं नफ़ीस अहमद nafisfry.com की तरफ से। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं एक सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ जिसमें करीब 10-15 वीडियोज़ रहेगी, ठीक है। और हर एक के अंदर जो है वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा बताऊँगा कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस किया जाता है और कैसे उसको शुरू करना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम सबसे पहले वीडियो में जान लेते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट है क्या और उसके लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्या क्या हमें चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आज हम आज की वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब समझें तो इंपोर्ट की क्या किसी को बोलते हैं कि अगर आप, जैसे मैं इंडियन हूँ, ठीक है, मैं भारत में रहता हूँ, ठीक है, और अपनी कंट्री के अंदर मैं किसी भी कंट्री से, दुनिया की किसी भी कंट्री से कुछ भी लीगली तरीके से, ठीक है, लीगल तरीके से इंपोर्ट करता हूँ, सामान मंगाता हूँ, तो उसे इंपोर्ट कहा जाएगा, ठीक है। और अगर मैं अपनी कंट्री से कुछ भी बाहर कंट्री में भेजता हूँ, चाहे उसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हुई हो या हमने कहीं से एक्सेसरीज़ लिया और फिर यहाँ ला के मैन्युफैक्चरिंग किया, ठीक है, या हमने माल लेके आके उसका फिर लेबलिंग करके सब अपना लेबल लगा के फिर उसको री एक्सपोर्ट किया, तो अगर हमने बाहर कंट्री में यहाँ से कुछ भी भेजा, ठीक है, तो उसे एक्सपोर्ट कहा जाता है। और इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। अगर आप देखेंगे तो जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो यानी मक्का में रहते थे और उस टाइम पे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ जाया करते थे? शाम जाया करते थे, मुल्क शाम, ठीक है ना, क्या तिजारत करने के लिए। तो बेसिकली वो जो काम था यानी वो मक्के से थे और तिजारत करने शाम जाया करते थे, दूसरी कंट्री में जाया करते थे। तो बेसिकली अगर देखा जाए ज़ाहिरी तौर पर तो वो एक तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस था जो इस टाइम हुआ करता था, ठीक है। तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर रहे हैं तो समझ लीजिए एक सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, ठीक है, एक सवाब का काम कर रहे हैं। बिज़नेस कर रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन प्लस सवाब का काम मिलेगा क्योंकि आप एक सुन्नत को अदा कर रहे हैं। तो अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो है एक फर्म, एक कंपनी, ठीक है। और आप चाहते हो कि मैं कंपनी बनाऊँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करूँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले करना होगा आपको एक कंपनी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। तो कंपनी की जो है ना बहुत सारी किस्में हैं, ठीक है। एक प्रोप्राइटरशिप है, एक एलएलपी है, एक प्राइवेट लिमिटेड है, एक ओपीसी 1% प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो जो स्टार्टअप है, जो अभी बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए बेस्ट ये है कि आप प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट करें, ठीक है। यानी उसमें क्या होता है कि प्रोप्राइटरशिप को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा कि जो नज़दीकी सीए है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, ठीक है, जो अकाउंट का सारा काम देखता है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उससे बात कर सकते हैं, ठीक है। वो लोग जो है आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। और प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो है आपका जो पेन नंबर होता है, जो आपका पर्सनल पेन कार्ड नंबर होता है, वही कंपनी का पेन कार्ड नंबर होता है, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जैसे अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म खोलते हो, ठीक है, तो उसमें आपका एक एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है जहाँ पे आप रह रहे हो, जहाँ पर आप बिज़नेस कर रहे हो। तो नॉर्मली लोग जब स्टार्टअप करते हैं तो वो घर से ही करते हैं, ठीक है, यानी जहाँ पे वो रह रहे होते हैं वहीं जो है उनका बिज़नेस एड्रेस होता है। तो आप भी कर सकते हैं, यानी स्टार्टिंग में यानी अपने घर का एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए एक लाइट बिल हो, ठीक है। नॉर्मली अगर आपको जीएसटी सर्टिफिकेट लेना है, ठीक है, तो एक लाइट बिल चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा इससे बड़ा हो तो आप पार्टनरशिप वाला फॉर्म एलएलपी खोल सकते हैं। उसमें क्या होगा कि उसमें 2-3 लोग होंगे, ठीक है। और जैसे 2-3 लोग हैं और आप लोग चाहते हैं कि हमें 5-5 लाख रुपए 3 आदमी मिलकर जमा करें फिर बिज़नेस करें, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए भी आप जो नियर बाय जो आप सीएचए को जानते हो, सॉरी चार्टर्ड अकाउंटेंट को जानते हो, सीए को जानते हो, आप उनसे कांटेक्ट करें, वो आपका हेल्प करेंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो वो भी बना सकते हैं, वो भी आपका जो है जो सीए होता है वो बनाता है, ठीक है। उसके लिए भी आपको यानी एक फ़ोटो चाहिए होगा, ठीक है, आईडी कार्ड चाहिए होगा और कम से कम उसमें 2 लोग चाहिए होते हैं, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर।
और अभी जो फैसिलिटी आ रही है ओपीसी की भी आ रही है, 1% प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बन सकती है, एक ही आदमी उसमें, लेकिन उसमें जो है ओपीसी लगा होता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि बिज़नेस करना तो आप अपनी फैमिली के मेंबर को, ठीक है, जैसे आपकी वाइफ हो गई, आपकी बहन हो गई, आपकी अम्मी हो गई, ठीक है, आपके वालिद साहब हो गए, किसी को अपने बिजनेस में क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं आप तो उसमें कम से कम 2 आदमी चाहिए होता है। ठीक है, तो किसी को भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं एज अ डायरेक्टर। फिर सेकेंडली, अगर आपने जैसे प्रोप्राइटरशिप से आप शुरू कर रहे हो, ठीक है, इसके अलग अलग फ़ायदे हैं। अगर प्रोप्राइटरशिप है तो उसका कुछ और फ़ायदे और नुकसानात हैं, प्राइवेट लिमिटेड है उससे कुछ फ़ायदे और नुकसानात हैं। देखिए, अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म पे कुछ करते हैं, ठीक है, तो उसमें लाइबिलिटीज़ बहुत होती है आपकी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कुछ सामान परचेज़ किया या किसी की कोई परचेज़ किया और उसमें आपका लॉस हो गया, या आपने बैंक से, फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक से लोन लिया आपने 10 लाख का, ठीक है, और आपकी कंपनी प्रोप्राइटरशिप है और उसमें जो है आपको समझ लीजिए लॉस हो गया, ठीक है, कि और बैंक ने या जिससे आपने पैसे लिए थे उसने क्लेम किया, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो जो गवर्नमेंट है तो वो आपकी जो है उसमें 100% लायबिलिटी होगी। आपकी जो 10 लाख आपने दिए थे पूरे के पूरे पे करने होंगे आपको, चाहे उसके लिए आपकी प्रॉपर्टी बेचनी पड़े, ठीक है, आपका घर बेचना पड़े, बेच के पे करना पड़ेगा सारा के सारा। लेकिन अगर आपकी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें आपको फिर पूरा पे करना नहीं होगा, समझे, यानी इसमें एक शेयर होता है कंपनी का, ठीक है, जैसे आप पेड कैपिटल क्या होगा, ठीक है, अगर आप सेट करते हैं जैसे 1 लाख के पेड कैपिटल है, ठीक है, तो आप जो है लाइबल्ड होंगे सिर्फ 1 लाख पे करने के। अगर आपकी किसी वजह से आपका कुछ लॉस हो जाता है, किसी से आपने पैसे लिए हैं और वो डूब जाता है, तो आप 1 लाख ही पे करेंगे, आपके प्रॉपर्टी के ऊपर, आपके घर के ऊपर कोई आँच नहीं आएगा। इसलिए नॉर्मली जो बड़े बड़ी कंपनी है जितनी, वो सारी की सारी नॉर्मली प्राइवेट लिमिटेड होती है या लिमिटेड होती है। तो अगर आपने चूज़ कर लिया कि मेरे को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना है, ठीक है, या आपने ओपीसी बनाना है या प्रॉपर्टी, जो आप भी चूज़ कर सकते हैं, तो फिर आपको बारी आएगी नाम चूज़ करने की। बिजनेस का नेम एक यूनिक नेम होना चाहिए। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जो नाम है उसका उसी नेम से बिजनेस शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं, नाम नहीं, किसी चीज़ का नाम रखिए। अपना नाम अच्छा नहीं होता बिजनेस के लिए, ठीक है, पर्सनल नेम, बिजनेस नेम होता है। तो उसका क्या करना पड़ेगा कि जैसे कुछ भी XYZ आपने एक कंपनी का नाम रखा, ठीक है, और रखने के बाद जो आपने सोचा है, आपको क्या करना होगा कि आपको उस नेम का डोमेन नेम, वेबसाइट देखना होगा, क्योंकि आज के ज़माने में अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना है तो वेबसाइट बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। वेबसाइट के बगैर आपके पास में बायर आएगा ही नहीं, ठीक है। नॉर्मली जो बायर आता है वो वेबसाइट के थ्रू आता है, ठीक है। तो आपको एक, जो आप बिज़नेस नेम सर्च कर रहे हो, जो बिज़नेस नेम आप रखना चाहते हो, पहले आप चेक कर लें कि जो मैं एक लिंक जो है, नेम चीप एक वेबसाइट है जहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं कि नेम अवेलेबल है कि नहीं। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। पहले आप चेक कर लें कि वो नेम अवेलेबल है कि नहीं, .com अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। जैसे नफीस अहमद मेरा नाम है, लेकिन ये मेरी कंपनी का नाम नहीं है। अगर मैं नफीस अहमद, मैं अपनी बिज़नेस का नाम रखना चाहता हूँ तो मैं पहले चेक करूँगा कि नफीस अहमद .com अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। जो बाकी जो दूसरे हैं .net, .org और .xyz, जो भला भला वो सारे जो है ना, उतनी वैल्यू नहीं है उसकी। लोग जो ज़्यादा जो कॉमन है, जो ज़्यादा जो फेमस है वो .com है, तो ये भी आप देख लें, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप सोशल मीडियाज़ पे जो है सारे पे प्रोफाइल बनाएं। फिर जब आपने जैसे प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन करा लिया, आप जो है एक आधार, उद्योग आधार है, ठीक है, एक वेबसाइट है, आप उस पर जाके भी बिजनेस रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कुछ नहीं लगता, आप जाएं, आपका आधार जो है वो एक, जो आपका मोबाइल नंबर है उससे लिंक होना चाहिए। उस पर एक OTP आती है, आप अपना नाम डालिए, अपने फर्म का जो नेम आपने सोचा है वो नेम डालिए, ठीक है, और जो आप बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, वो बिज़नेस डिटेल डालिए उसमें, और एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। वो एक तरह का समझ लीजिए आपका बिज़नेस सर्टिफिकेट है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको GST लेना पड़ेगा। GST के लिए आप किसी CA से कांटेक्ट कर लें, और GST जो है वो भी इजी है,
ठीक है, यानी ले सकता है कोई बंदा, थोड़ा बहुत उसको नॉलेज चाहिए कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, इंटरनेट कैसे चलाते हैं, आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं जीएसटी सर्टिफिकेट कैसे लेना है करके, ठीक है। बहुत सारे लोग वीडियो बना रखे हैं इसमें। अपने जीएसटी ले लिया, ठीक है, और आधार उद्योग ले लिया। अब क्या करना है, थर्ड आएगा आपका करंट अकाउंट, ठीक है। आप जो है किसी बैंक के अंदर जिसमें फॉरेन रेमिटेंस आता हो, ठीक है, जिनके पास एडी कोड हो, तो उस बैंक में जाके, नॉर्मली लोग जो है प्रेफर करते हैं प्राइवेट बैंक को, जैसे कोटक बैंक हो गया या इसी तरह एचडीएफसी बैंक हो गया, ठीक है, तो इसी तरह इंडसइंड बैंक है, ये सारे बैंक लोग नॉर्मली प्रेफर करते हैं। इसमें अपना अकाउंट ओपन करवाइए, ठीक, करंट अकाउंट जो आपने फर्म नेम रखा है उस नेम से। अब करंट अकाउंट आपका ओपन हो गया, ठीक है, आपने जीएसटी ले लिया और इसी तरीके से आपका एक जीएसटी सर्टिफिकेट हो गया और एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन जो मैंने आधार उद्योग का बताया वो ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो है जब आपने ये डॉक्यूमेंट ले लिया तो उसके बाद आपको क्या करना होगा कि फिर आईईसी कोड आएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ठीक है। जब दो चीज़ें आपके पास हो जाए, जीएसटी हो जाए, ठीक है, और करंट अकाउंट हो जाए, फिर उसके बाद आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई करना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो उसकी फ़ीस जो है 500 रुपये है, ठीक है। और सेम डे, जैसे जिस दिन आप अप्लाई करते हैं उसी दिन जो है फ़ौरन के फ़ौरन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है जनरेट हो जाता है, आपका डिजिटली जनरेट हो जाता है, आप उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो पहले आपका फर्म रजिस्ट्रेशन कराना है, जीएसटी लेना है, ठीक है, और फिर बैंक अकाउंट खुलाना है, करंट बैंक अकाउंट, फिर उसके बाद जो है आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई करना है। जैसे करंट अकाउंट आपका खुल गया, ठीक है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लेने टाइम पे ना आपको एक कैंसिल चेक देना होता है, ठीक है। कैंसिल चेक क्या होता है कि जैसे आपने किसी बैंक में अकाउंट खुला है तो वो लोग चेक देते हैं आपको, चेक पे जैसे कुछ भी लिख के और उसको उस पर लिख देना है कैंसिल, ठीक है, कैंसिल लिख देना है। और लिखने के बाद जो है वो भी उस पर जो जीईएफटी की वेबसाइट है उस पर अपलोड करना होता है, ठीक है। दिल्ली में हूँ और दिल्ली में मेरा माल जो है एयरपोर्ट के थ्रू जाना है, तो मुझे आईजीआई एयरपोर्ट है दिल्ली में, ठीक है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा अपनी कंपनी का। तो उसके लिए मुझे बैंक से बात करनी पड़ेगी एडी कोड के लिए, ठीक है। और इसी तरह जो एक आईसीडी पोर्ट है औरंगाबाद में, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा, वहाँ से कंटेनर के थ्रू जाएगा तो। और ये करता कौन है, कस्टम हाउस एजेंट। बेसिकली होता क्या है कि अगर आपको कुछ भी इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है तो डायरेक्ट नहीं हो जाता, ठीक है। अगर जैसे आप कुछ भी इंपोर्ट करते हो तो वो माल पहले एक पोर्ट पे आता है, ठीक है, आने के बाद वहाँ पे गवर्नमेंट अथोराइज जो है CH हाउस होते हैं, एजेंट होते हैं जो उसका कस्टम करते हैं, जो उसको चेक करते हैं माल को कैसा माल है, ठीक है। और चेक करने के बाद जो है फिर वो उसको सर्टिफिकेट देते हैं, पूरा बनाते हैं, फिर वो जो है माल बाहर आता है। इसी तरह एक्सपोर्ट के टाइम पे भी, तो अगर आपको माल बाहर भेजना है, ठीक है, तो अभी पहले एडी कोड लेना होगा आपको बैंक से, जिस बैंक में आपने अकाउंट खुलाया है। एडी कोड लेने के बाद आपको जिस पोर्ट से आपको माल भेजना है, हर एक पोर्ट पे 1 बाय 1 जो है आपको एडी कोड रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और ये वन टाइम प्रोसेस है, यानी एक मरतबा आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया तो फिर, और जैसे हम कुछ भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें जो है कस्टम इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और कस्टम बेसिकली होता क्या है कि एक गवर्नमेंट जो है कुछ लोगों को अथॉरिटी देती है, ठीक है, कि आप सामान को चेक करो। जैसे बाहर से कुछ भी माल आया हमारा, तो जब वो पोर्ट पे पहुंचता है, ठीक है, तो पोर्ट पर जो कस्टम हाउस एजेंट होते हैं और कस्टम क्लियरेंस ऑफिसर होते हैं, वो जाते हैं, चेक करते हैं माल को, फिर उसके बाद जो है उसका कस्टम करते हैं, फिर वो माल बाहर आता है या एक्सपोर्ट बाहर जाता है, इस तरह। तो इसमें जो है ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एक आईसीसी भी इन्वॉल्व है, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसका क्या काम होता है कि ये जो इनको टर्म्स है कि जैसे अगर हम कुछ भी माल भेजते हैं तो बायर हमसे पूछता है कि ये जो है आप माल कहाँ तक पहुँचाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक कंटेनर राइस का वो जा रहा है सऊदी अरब, ठीक है, तो बायर मुझसे पूछेगा आप डिलीवरी कहाँ तक दोगे, आप वहीं मुंद्रा तक डिलीवरी दोगे, गुजरात तक डिलीवरी दोगे, पोर्ट तक डिलीवरी दोगे, या हमारे पोर्ट तक डिलीवरी दोगे, या हमारे डोर तक डिलीवरी दोगे। तो हर एक के लिए अलग अलग इनको टर्म्स बने हुए हैं। और इसको कौन बनाता है, ये आईसीसी, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स।
और इसमें जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये भी शामिल है। फिर इसी तरह जो है जो कस्टम क्लियरेंस होता है तो वो 3 जगह हो सकते हैं, 3 जगह जो है कस्टम क्लियरेंस होता है। पहले बोलते हैं LCS, ठीक है। LCS किसे बोलते हैं? लैंड कस्टम स्टेशन, लैंड कस्टम स्टेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया से ना बांग्लादेश ओनियन जाता है, प्याज जाता है, ठीक है। तो वो जो है कोई बाई सी नहीं जाता, नॉर्मली बाई ट्रक जाता है। इसी तरह जो नेपाल कोई सामान जाता है इंडिया से तो वो बाई ट्रक जाता है। तो उसका जो कस्टम कैसे होता है, वो LCS से होता है, लैंड कस्टम स्टेशन। यानी जहाँ पर जब माल बॉर्डर पे पहुँचता है तो वहाँ पे एक स्टेशन बना हुआ है, वहाँ पे उसका कस्टम क्लियरेंस होता है, फिर माल जो है बाई ट्रक जो है दूसरी कंट्री में चला जाता है, इस तरह। और एक ICD होता है, ICD बोलते हैं इनलैंड कंटेनर डिपो को, ठीक है। जैसे कि जो एरिया इंडिया के अंदर या दुनिया में कहीं भी जिस एरिया से मिला हुआ समुंदर ना हो, ठीक है, समुंदर अगर मिला हुआ नहीं है तो वहाँ पर जो है क्या करते हैं कि एक इनलैंड कंटेनर डिपो बनाते हैं। जैसे कि दिल्ली में ICD तुगलकाबाद है, ठीक है, यहाँ पर कंटेनर का स्टेशन है। अगर आपको कंटेनर में भरी कुछ सामान भेजना है तो आप ICD तुगलकाबाद जा सकते हैं, दिल्ली में। तो इसी तरह बहुत जगह यूपी के अंदर भी है, क्योंकि यूपी से मिला हुआ समुंदर नहीं है कोई, ठीक है। तो इस तरह का सिस्टम है कि जहाँ पर अगर समुंदर नहीं है तो वहाँ पे ICD बने हुए हैं, यहाँ से भी कस्टम क्लियरेंस का काम होता है। यानी अगर आपको कुछ भेजना है, आप कंटेनर लाओ, कंटेनर में माल भरो, ठीक है, वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस करा के फिर वो लोग बाय रेल जो है वो सी पोर्ट तक भेजते हैं, फिर वहाँ से जाता है। और तीसरा आता है पोर्ट्स जो समुंदर से मिला हुआ, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है मुंबई के अंदर, उसको जो है नवा शिवाई बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह गुजरात के अंदर पोर्ट है मुंद्रा पोर्ट, ठीक है। तो ये सारे समुंदर से मिले हुए हैं तो इनको पोर्ट कहते हैं। यहाँ पर भी जो है यानी कस्टम क्लियरेंस करा के आपका माल जाता है। और एक होता है CFS, कंटेनर फ्राइट स्टेशन। समटाइम होता है क्या, जैसे कि मैं राइस एक्सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, जो मेरा काम है, हमारी कंपनी बासमती राइस एक्सपोर्ट करती है। जैसे कि सऊदी के अंदर मशहूर है अबूकास, वलीमा, ये सब मशहूर ब्रांडेड है। तो अगर इस तरह के राइस जैसे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी फैक्ट्री स्टफिंग होती है, यानी डायरेक्ट कंटेनर फैक्ट्री में लाते हैं हम लोग और वहाँ से स्टफिंग करा के भेज देते हैं और फिर जो है ICD में जाके उसका कस्टम क्लियरेंस होता है। और समटाइम कभी क्या होता है कि हम लोग ट्रक पे लोड करते हैं माल यहाँ से, ठीक है, दिल्ली से, और फिर वो माल जो है डायरेक्ट या तो मुंद्रा जाएगा गुजरात, या जो है वो नवा शिवा जाएगा और वहाँ CFS जो कंटेनर फ्राइट स्टेशन है वहाँ पे उतरेगा। वहाँ पे उतर के फिर जो हमारे एजेंट है, जो CHA हमारे कस्टम हाउस एजेंट है, वो लोग माल लेके उसका कस्टम क्लियरेंस करा के फिर उसको भेजते हैं। फिर जो कंटेनर आता है जिसके अंदर हम लोग माल लोड करते हैं, ठीक है, उसके 2 वैरायटी है। एक कंटेनर 20 फीट का आता है और एक कंटेनर 40 फीट का आता है, ठीक है। दोनों का मैं साइज़ और विड्थ आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, ठीक है। नॉर्मली जो है जो ज़्यादा यूज़ होता है वो 20 फीट का होता है, ठीक है। उसमें आप 25 टन तक का माल भेज सकते हैं और 40 फीट में 29 टन तक का माल भेज सकते हैं, ऐसा होता है। लेकिन 40 फीट का यूज़ उस टाइम होता है जैसे कि अगर आपको बॉक्सेस भेजने, जैसे कपड़ा है, कपड़ा आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कपड़ा बेसिकली कार्टून में पैक होगा तो कार्टून जो है जगह ज़्यादा लेता है, तो उस टाइम हमें ज़रूरत होगी 40 फीट की कंटेंट, ताकि जो है ज़्यादा स्पेस हमें मिल सके, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपने इस वीडियो में सीखा कि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए क्या क्या ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है आपको एक फर्म रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फर्म चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो या प्रोप्राइटरशिप हो या OPC हो या LLP हो, कुछ भी रजिस्ट्रेशन कराइए, ठीक है। उसके बाद सेकेंडली करंट अकाउंट खुलाना होगा, ठीक है। थर्डली जो है आपको IC अप्लाई करना है और फोर्थ में 4 नंबर पे आपको जो है आपका AD कोड रजिस्ट्रेशन कराना है पोर्ट पे, ठीक है, या ICD पे, ठीक है, या LCS पे, जहाँ जहाँ से आपका माल जाना है वहाँ पे आपका AD कोड रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है 1 by 1, और ये 1 टाइम काम है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।